गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन किया था। अब हमारा अगला टॉपिक है राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। परंतु आधुनिक दृष्टिकोण एक ही दिन में और एकदम से नहीं आ गया, अपितु परंपरागत दृष्टिकोण से आधुनिक दृष्टिकोण को आने में समय लगा। अतः हमें इस विकास रूपी यात्रा को भी समझना पड़ेगा ताकि हमें परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण पूर्ण रूप से समझ में आ सके। परंपरागत दृष्टिकोण से आधुनिक दृष्टिकोण को लाने में अनेक विद्वानों व विचारकों का योगदान रहा, जिनके प्रयासों से राजनीति विज्ञान परंपरागत से आधुनिक की ओर प्रस्तुत हुआ। साथ ही तत्कालीन विश्व में घटित अनेक परिस्थितियों ने भी इसमें अपना योगदान दिया। परिस्थितियों का बदलाव, महायुद्धों से उत्पन्न संकट, विज्ञान व तकनीकी का बढ़ता प्रभाव, विश्वविद्यालयों की जागरूकता और राजनीतिक विद्वानों विचारकों की यथार्थवादी सोच ने परंपरागत के स्थान पर आधुनिक दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त किया। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में परंपरागत राजनीति विज्ञान संस्थात्मक विधिवादी परंपरा को छोड़कर सामाजिक राजनीतिक जीवन के विषय में एक नई दृष्टि अपनाता है। इस नई दृष्टि के अनुसार हम समाज तथा सामाजिक समूहों को एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इस नई दृष्टि ने राजनीति के अध्येताओं को कानूनी, संवैधानिक, संस्थागत सत्ता के पीछे वास्तविक या यथार्थ शक्ति की खोज करने को प्रोत्साहित किया। जिन राजनीति वैज्ञानिकों ने इस दिशा में पहल की, उनमें इंग्लैंड के वॉल्टर वेजहॉट, अमेरिका के वुड्रो विल्सन तथा लॉर्ड ब्राइस प्रमुख हैं। वेजहॉट की कृति इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन संस्थागत विधिवादी दृष्टिकोण के खिलाफ एक चुनौती है। संस्थागत विधिवादी दृष्टिकोण के अनुसार यह माना जाता था कि इंग्लैंड में राजा, कॉमन्स तथा लॉर्ड्स के बीच सर्वोच्च सत्ता समान रूप से विभाजित है। वेजहॉट के अनुसार यह इंग्लैंड के शासन विधान का कोरा साहित्यिक अध्ययन है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि संविधान के जीवित यथार्थ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार राजा और लॉर्ड्स इंग्लैंड की राजनीतिक संरचना का सजावटी भाग हैं, जबकि राजनीतिक तंत्र की वास्तविक शक्ति कैबिनेट और कॉमन्स में निहित है, जिनकी शक्ति का स्रोत मध्यम वर्ग है। वेजहॉट ने कहा कि शक्ति की स्थिति खोजने के लिए सरकारी अंगों का तो अध्ययन करना ही चाहिए, पर शोधकर्ता को सरकार के ढांचे के बाहर उन सामाजिक शक्तियों और समूहों का भी अध्ययन करना चाहिए जो औपचारिक कानूनी ढांचे पर सफल प्रभाव डालते हैं। वेजहॉट से ही प्रेरणा लेकर अमेरिका में वुड्रो विल्सन ने अपनी कृति कांग्रेशनल गवर्नमेंट में यह प्रतिपादित किया कि सत्ता कांग्रेस की समितियों में है। उसने यह भी स्वीकार किया कि कांग्रेस की समितियों पर अनेक प्रकार के सामाजिक दबाव हैं। इसलिए उसने यह कहा कि शोधकर्ता को कांग्रेस के सदस्यों की सामाजिक प्रतिष्ठा, लॉबीज और सरकार के अंतर संबंध, राजनीतिक दल, दबाव समूह आदि का भी अध्ययन करना चाहिए। जेम्स ब्राइस ने अपनी कृति अमेरिकन कॉमनवेल्थ में लिखा था। उसकी कृति में उसका उद्देश्य अमेरिका की संस्थाओं और उसकी जनता को बिल्कुल वैसा ही चित्रित करना है जैसे वे हैं। ब्राइस ने अपनी कृति के आरंभ में लिखा था कि किसी राज्य की शक्ति संरचना के अध्ययन में 3 तत्वों का ज्ञान आवश्यक है। प्रथम, उस राज्य का औपचारिक ढांचा और संवैधानिक तंत्र। द्वितीय, उसका व्यवहार में किस प्रकार क्रियान्वयन होता है। और तीसरी बात जो नई दृष्टि प्रदान करती है वह यह है कि ऊपरी ढांचे और औपचारिक तंत्र के बाहर कौन से ऐसे तत्व हैं जो उस औपचारिक ढांचे को क्रियाशील एवं प्रभावित करते हैं। अपनी कृति के तीसरे भाग में ब्राइस राजनीतिक दलों और उनकी भूमिका का अध्ययन करता है। उसने राजनीतिक दल की संरचना, दल की नौकरशाही आदि का तो गहन अध्ययन किया ही, पर साथ ही उन सामाजिक परिस्थितियों का भी अध्ययन किया जिनका प्रभाव उन मनुष्यों के स्वभाव और प्रकृति पर पड़ता है जो राजनीतिक दलों का सक्रिय नेतृत्व करते हैं। वेजहॉट, वुड्रो विल्सन और लॉर्ड ब्राइस की रचनाएं राजनीति विज्ञान को यथार्थवाद की तरफ ले जाने वाले प्रारंभिक प्रयास थे। यथार्थवाद के इस प्रारंभिक चरण में राजनीति विज्ञान संस्थात्मक विधिवादी परंपरा से
पूर्ण मुक्त नहीं हो सका। द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान की समग्र धारणा में ही क्रांतिकारी परिवर्तन आया। प्रोफेसर चार्ल्स ई मेरियम ने अपनी कृति न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में यह संकेत कर दिया था कि राजनीति के अध्येताओं को एक नवीन मार्ग का अवलंबन करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत ऐसी शक्तियों के संपर्क में आ गया है कि कालांतर में वे इसकी प्रकृति को मूलतः संशोधित कर देंगी। आधुनिक राजनीति विज्ञान के निर्माण में अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों का विशेष योगदान रहा है। वहाँ बड़ी संख्या में राजनीतिक वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान और मानव विज्ञान में हुई प्रगति से प्रेरणा लेते हुए यह महसूस किया कि मनुष्य के बारे में अन्य समाज विज्ञानों में भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए विशेषकर मनोविज्ञान जैसे विषयों में तैयार किए गए अनुसंधान के तरीकों से राजनीति शास्त्री भी लाभान्वित हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि 1905 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के स्थापना के साथ और उसके द्वारा राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में तथ्यों के संग्रह, संयोजन और वर्गीकरण को दी जाने वाली प्रेरणा के परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान ने अपने विकास के आधुनिक युग में प्रवेश किया। 1908 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में दिए गए अध्यक्षीय भाषण में लॉर्ड ब्राइस के इस आह्वान ने राजनीति वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी को प्रेरणा दी कि उनका संबंध तथ्यों और केवल तथ्यों से होना चाहिए। अन्य अग्रणी राजनीतिक वैज्ञानिकों में ऑर्थर बेंटले, चार्ल्स ए बियर्ड, ए एल लावेल जैसे विद्वानों ने आदर्श लोक की रचना करने वाले यूटोपियन सिद्धांत शास्त्रियों की आलोचना करते हुए राजनीति विज्ञान में पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सांख्यिकीय तकनीकों के अधिकाधिक प्रयोग करने पर बल दिया। 1920 के बाद शिकागो विश्वविद्यालय के चार्ल्स मेरियम व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य प्रवक्ता के रूप में हमारे सामने आए। व्यवहारवादी परंपरा के प्रमुख प्रतिपादक के रूप में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल, मानव विज्ञान, जीव विज्ञान और सांख्यिकी की विधियों व निष्कर्षों की ओर अधिकाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। 1925 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण में बल देते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति का विकास किया जाना चाहिए। मेरियम की तरह ही गोस्नेल ने मतदान के आंकड़ों के इस्तेमाल में सांख्यिकीय व व्यवहारवादी तकनीकों का प्रयोग किया। मेरियम के शिष्य हेरल्ड लासवेल ने 1930 में अपनी कृति साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स में राजनीति को फ्रायड के मनोविज्ञान के आधार वाक्यों से संबंधित किया। इस प्रकार मेरियम, गोस्नेल और लासवेल जैसे शिकागो विश्वविद्यालय के आचार्यों के योगदान से एक नवीन प्रकार का राजनीति विज्ञान अस्तित्व में आया, जिसे शिकागो स्कूल के नाम से जाना जाता है। शिकागो के राजनीतिक वैज्ञानिकों ने दार्शनिक, ऐतिहासिक और सांस्थानिक दृष्टिकोणों से अपना संबंध तोड़ते हुए राजनीतिक प्राणी के रूप में मनुष्य के प्रेक्षात्मक आचरण पर बल दिया। उन्होंने मानव व्यवहार एवं समूह के अध्ययन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, जिसमें व्यवहारवाद को अपना स्वाभाविक आरंभ बिंदु प्राप्त हुआ। 1930 तक व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में शिकागो स्कूल अपना स्थान बना चुका था। आगे चलकर मेरियम, गोस्नेल और लासवेल के अलावा डेविड ईस्टन, स्टुअर्ट राइस, रॉबर्ट ए डेल और B.O.K. जूनियर लोग अपनी कृतियों के साथ आगे आए। राजनीति विज्ञान के इन विद्वानों ने परंपरागत राजनीति विज्ञान पर करारा प्रहार किया। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोणों से अपना संबंध विच्छेद करते हुए इन्होंने मानव और राजनीति के बारे में अपने सामान्यीकरण को विस्तृत व्यावहारिक साक्ष्य पर आधारित करने का प्रयास किया। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का मुख्य जोर आंकड़ों एवं सांख्यिकी के आधार पर राजनीतिक आदर्शों और संस्थाओं पर बल देने के बजाय व्यक्तियों और सामूहिक व्यवहार के अध्ययन पर अधिक बल देना था।
शिकागो स्कूल के प्रभाव से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक व्यवहार और तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन हेतु अनेक अध्ययन केंद्रों की स्थापना हुई। ऐसे अध्ययन केंद्रों में हम ई पेंडल्टन हेरिंग और एंगस कैंपबेल के प्रभार के अधीन मिशिगन में स्थापित सर्वे रिसर्च सेंटर का उल्लेख कर सकते हैं। स्टैफोर्ड और प्रिंसटन विश्वविद्यालय जैसे अन्य स्थानों पर भी व्यवहारवादी विज्ञानों में उच्च अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित किए गए। द्वितीय महायुद्ध के बाद से लेकर आज तक राजनीति विज्ञान के विकास की यात्रा को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग 1945 से 1970 तक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद की प्रमुखता का युग है, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत के मूल्यों और मानकों के साथ राजनीति को जोड़ने के परंपरागत तरीके को तिलांजलि दे दी गई। दूसरा युग 1970 से प्रारंभ होता है, जिसमें राजनीति वैज्ञानिकों ने व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत की अपर्याप्तता का आभास कर लिया था और कुछ सीमा तक मानकों व मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा के विचार को स्वीकार कर लिया। इन दोनों युगों को व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।